वेलकम बैक टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बल, इसके अलावा बल के टाइप, संतुलित और संतुलित बल में डिफरेंस बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, पहले पार्ट 1 को आप चेक कर लीजिएगा, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आने वाला है। सो लिंक मैं आपको फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। नाउ अब हम करेंगे गति का प्रथम नियम। अब यहाँ से आपका गति का नियम स्टार्ट हो जाएगा। और ये गति का नियम देने वाले पहले कौन थे? गैलीलियो थे। तो देखते हैं क्या है। कह रहे वस्तुओं की किसी अनंत ताल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है और वस्तु एक निश्चित गति से चलती है, तो उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। यानी ये अनंत तल है, यानी मान लो ऊपर से ये छोड़ती है तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, यानी कोई अलग फोर्स यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत पर लुढ़केगी तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा। जैसे चित्र क्या देखा है 9.4 का ए पार्ट में दिया हुआ है, ये ए पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कांच छूटेगा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी इसके नीचे की ओर। इसके अलावा अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। अब ये असंतुलित गुरुत्वीय बल क्या है कि भाई इसमें कोई फोर्स नहीं भी करेगा काम, तब भी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो नीचे की ओर ही ढलेगा। क्लियर हो गया? आगे और नीचे पहुंचते पहुंचते एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, जैसे कि 9.5 बी में दर्शाया गया है। अब क्या बोला इसने कि भाई जैसे जैसे नीचे आएगी तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड धारण करेगी और एक निश्चित दूरी तक क्या करेगी, तय करेगी। अगर जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता जाता है। जैसे कि चित्र 9.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनंद बल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तो ये ढाल के नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। इसका मतलब क्या है, कह रहे मान लो ये यहाँ कांच की गोली यहाँ से छोड़ी जा रही है, तो जब ये नीचे आएगी घर्षण करते हुए तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी फिर फाइनली घर्षण बल काम करेगा और उतनी ही दूरी पर क्या करेगी, ऊपर भी तय करेगी। आप देख दो कोई भी चीज़ को आप छोड़ के देखना, कांच की गोली लेना, उसको ढलान से उतारना, तो वो उतनी दूरी पे स्पीड बढ़ के उतनी दूरी पे जाएगी जितनी ऊंचाई से हमने छोड़ा था किसी वस्तु को। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। गैलीलियो ने तर्क दिया कि भाई अब क्या होगा, बाईं ओर से छोड़ोगे तो जब नीचे आएगी और तेज़ी से जाते हुए दाईं ओर उतनी ही दूरी पर वो दूरी तय करेगी। ये मैंने आपको बता दिया। जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था, यदि दोनों ओर के तलों का झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी। अगर दोनों ओर क्या होगा, झुकाव सेम होगा तो। इसके अलावा जितनी दूरी तक वह लुढ़कती थी, अगर दाईं ओर के अनंत ताल के कोण को धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो गोली का मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर यह तल की क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो ये गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाली असंतुलित बल शून्य है। यह इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी समझ में आया फ्रेंड क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर मान लो दोनों कोण क्या सेम है तो उतनी दूरी क्या करेगा। अब जैसे जैसे इस कोण को बढ़ाते चले जाओगे तो उतनी दूरी क्या करेगा, तय करने के लिए वो ज़्यादा देर तक क्या हुआ, ये कांच की गोली चलेगी, दूर तक दूरी तय करेगी। ऐसे ही जब फ्लैट कर दोगे पूरा नीचे कर तो उतनी दूरी तय करने के लिए वो फ्लैट सरफेस पर क्या करेगी, गोली चलती रहेगी जितनी ऊंचाई से आपने इसे छोड़ा है। इनडायरेक्टली कह सकते हो कि जितनी ऊंचाई से आप छोड़ोगे किसी भी वस्तु को वो उतनी दूरी ही जाके तय करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पे कोई भी असंतुलित बल काम नहीं करेगा, यहाँ पे संतुलित बल ही काम करने वाला है, कोई यानी कोई बाहर से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार बाहर में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है, यानी घर्षण बल के कारण क्या होगी, फाइनली कुछ दूरी तक चलने के बाद कांच की गोली क्या होगी, रुक जाएगी अपने आप ही। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की तरह चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारधारों को और अधिक विकसित किया है। तो अब यहाँ पे था आपका गैलीलियो के बारे में, इन्होंने गति का नियम दिया है, आपको पता ही है। अब न्यूटन आएंगे। न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन क्या करते हैं, गैलीलियो के जो थॉट थे उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो न्यूटन क्या कहते हैं इसके बारे में,
न्यूटन ने बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया है। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया है। अब ये 3 मौलिक नियम क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति या नियमों के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन के 3 नियम क्या हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। तो पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता। यानी मान लो क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु है अगर सरल रेखा है तो भाई अपनी दूरी वो तय करे, एक समान गति में चलेगा, है ना, जब तक कि आप क्या करो उस पर दूसरा कोई फोर्स ना लगाओ, दूसरी कोई गति का बाह्य फोर्स ना लगाओ, जब तक क्या करेगा वो अपनी एक समान गति में चलेगा। जैसे मान लो एक बाइक है, बाइक की स्पीड आपने 10 कर रखी है, तो 10 क्या होगी, उसकी नॉर्मल स्पीड होगी, एक समान 10 की स्पीड में चलती रहेगी। अब जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे तब जाकर क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज वो 10 की स्पीड में चलती रहेगी। दूसरा नियम, दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये क्या कह रहा है कि भाई कोई भी वस्तु जो होगी वो समान अवस्था में ही गति करने के लिए सोचती है, लेकिन और अगर मान लो उस अवस्था को चेंज करने जो पोजीशन है उसकी उस पोजीशन को चेंज करना चाहता है उसका वो विरोध करेगा। ये क्या है, गुणात्मक रूप है। तो इसका मतलब है किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, जड़त्व। यानी जिस स्पीड में था, जिस अवस्था में था वो वैसा ही रहना चाहता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो 10 की स्पीड में चल रहा तो 10 की स्पीड में ही चलना चाहेगा, अगर रुका हुआ तो रुका हुआ ही रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है तो दूसरा नियम। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे देखते हैं। क्या किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। अब मान लो कहीं आप बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ से आप जड़त्व के नियम को आराम से समझ सकते हैं। जैसे सीटे के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कोई मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। ब्रेक लगाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में भी बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस अवस्था में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर और मोटर बस के जो फर्श के संपर्क में रहता है वह गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण यह इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति इसके साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लग जाते हैं। ऐसे में जड़त्व के नियम का से समझा जा सकता है कि हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हमारे शरीर के जड़त्व के कारण एक और झुक जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जड़त्व का नियम कैसा है। यानी हम सेम ही अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन असंतुलित बल के कारण क्या होता है, यहाँ पे हमारा गति में चेंज आता है। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है जब तक उसमें कोई असंतुलित बल ना लगे एवं निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है तो इस एक्टिविटी को भी आप देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे अब आप समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खाँचा क्यों बना होता है। अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खाँचा कप को गिरने से रोकता है। तो ये उसी एक्टिविटी के बारे में ही बताया गया। तो एक एक्टिविटी को एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं आगे करवाता हूँ चैप्टर जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब हम पढ़ते हैं जड़त्व क्या होता है तथा द्रव्यमान में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील। वह अपने मूल अवस्था में बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड। यानी जो भी जिस अवस्था में रहेगा वो उसी में रहना चाहेगा, चेंज नहीं करना चाहेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना ज़्यादा आसान है।
जाहिर सी बात है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूरी तक चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर को किक करें तो क्या हो सकता है, क्या वो खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें भी चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हम कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होता है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी को पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व क्या है, ठेला गाड़ी से अधिक है। यानी जड़त्व का मतलब सिंपल है, इसके वजन से भी हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड? इससे यह स्पष्ट होता है कि भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और मात्रात्मक रूप में किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाएगा। द्रव्यमान का मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अतः हम जड़त्व तथा द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और जड़त्व क्या होता है। तो क्या किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका क्या होता है, उसका एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का ही माप है। तो द्रव्यमान क्या है फ्रेंड, उसके जड़त्व का ही माप है जिस अवस्था में वो रहना चाहता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने जड़त्व एवं द्रव्यमान को कवर कर लिया है और फर्स्ट लॉ भी कर लिया हमने गति का। बाकी नेक्स्ट पार्ट है आपका गति का द्वितीय नियम, तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।